गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 3 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग डिटेल्स में। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कल 2-3 स्टूडेंट के कमेंट आए थे, वो कह रहे थे सर कल के न्यूज़पेपर के अंदर 2 एडिटोरियल थे। पहला एडिटोरियल नहीं थे, वो एक ओपिनियन पेज टाइप का रहता है। एडिटोरियल में एक था आपका हीट को लेके और दूसरा था हमारा अप्सपा को लेके। तो देवर लाइक के सर आप इनको भी कवर करवा देते तो हमारे लिए अच्छा होता। देखिए आपको मैं बताता चलूँ कि बिकॉज हमारे पास समय लिमिटेड होता है, हम लोग 1-1.5 घंटे का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। हार्डली वी हैव 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, उसके अंदर ही हमें करना रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल हैं आपके लिए वो लेके आएँ। दूसरी बात, वो एडिटोरियल नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। तीसरी बात, मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले 1 महीने में अगर किसी एडिटोरियल को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है तो वो दोबारा रिपीट ना हो, अदरवाइज फिर वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और वो चीज़ें रहती हैं। और अप्सपा के बारे में और हीट के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अगर अभी और आपको अप्सपा के बारे में बताऊंगा तो हमारे गृह मंत्री का मुझे फ़ोन आएगा कि भैया कितना अप्सपा कराओगे बच्चों को, आप हो चुका बहुत ज़्यादा। अप्सपा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने में। आपको पता ही होगा जब से नागालैंड के अंदर इशू हुआ था, 13 सिविलियंस मारे गए थे, तब से हम लोगों ने अप्सपा कम से कम 4-5 बार क्लास में कर लिया है। हीट वेव को भी हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते में कई बार कर चुके हैं। तो रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं, बार बार करने का कोई फायदा होता नहीं है उसका। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए होते हो तो आप थोड़े उसका वेट करिए, जब वो आर्टिकल आगे से आएगा थोड़े दिनों के बाद दोबारा से और अच्छे से डिटेल में आएगा तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूसली अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं तो आई थिंक अभी आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। अगर आप न्यूज़पेपर में से उसको आर्टिकल को थोड़ा पढ़ते हो तो कुछ % आप उसका समझ सकते हो। फिर भी अगर कोई आर्टिकल आपको नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ आपको पर्टिकुलरली वहाँ पे समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि सर ये हमने आर्टिकल पढ़ा, इसमें से ये पर्टिकुलर चीज़ हमें समझ में नहीं आई। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूँ। अगर मुझे समय लगा, नहीं लगा तो अगले दिन आपको मैं आके बता सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपना थोड़ा समय बचाने के लिए, और न्यूज़पेपर में से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए 1.5-2 घंटा अगर हम लोग एनालिसिस को देंगे तो फिर दूसरी चीज़ें भी तो पढ़नी है ना। तो मोस्टली मैक्सिमम न्यूज़पेपर को 45 मिनट्स। ओके चलिए, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रंट पेज की न्यूज़ तो रोज पढ़ते ही हैं। आज ये देखिए बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, मर्सी पिटीशन। लक्ष्मीकांत में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है ये। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हमारे लिए ब्रांड न्यू टॉपिक है। अगर मैंने करवाया, मुझे याद नहीं कि पिछले 6 महीने में मैंने इसको करवाया हो, तो रिपीट ही नहीं हुआ। आज रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग ले लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ये भी बिल्कुल नया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वासी फेडरलिज्म घिसा पिटा सा टॉपिक है, लक्ष्मीकांत ने बहुत बार मेंशन किया गया है इसको और आता रहता है न्यूज़पेपर में, बट स्टिल हम लोगों ने इसको अच्छे से डिटेल में अब तक नहीं किया है, इसको थोड़ा देखेंगे। व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये भी आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। एक्चुअली क्वासी फेडरलिज्म और ये दोनों वाले आज के एक्सप्लेनर सेक्शन है, तो थोड़ा इसको कर लेंगे। 2 स्टूडेंट के कमेंट आए थे, उन्होंने कहा था सर एक्सप्लेनर सेक्शन हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें नहीं आता, आप इसको कहाँ से करवाते हो। आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों कि एक्सप्लेनर सेक्शन सिर्फ ऑनलाइन जो PDF जो फॉर्मेट होता है न्यूज़पेपर का, सिर्फ उसी में से आता है। आपके पास जो हार्ड कॉपी आती है द हिंदू न्यूज़पेपर की, उसमें एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता है। ओके, वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्ट पुरानी न्यूज़ है, इसको थोड़ा देख लेंगे और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास यहाँ पे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि फ्रंट पेज में क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, 2-3 बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या सर फाउंडेशन कोर्स में अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए हम लोगों ने 15 दिन का यहाँ पे ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है 30th से, ठीक है। लेकिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। अगर आपने इसके दौरान अगर आपने कर लिया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट बैच के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि हम लोग प्रीलिम्स के बाद शायद जुलाई में चलाएंगे। वो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपको चाहिए तो आप फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और अपना जर्नी आप कर सकते हो स्टार्ट। करंट अफेयर के लिए भी हमारा जो बैच है वो 7 तारीख से शुरू होने वाला है। शाम को सैटरडे को 8 से 11 आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, वीकली करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए बैकबोन होता है हमारे न्यूज़पेपर का, राइट, हमारी पूरी प्रेपरेशन का, तो उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। टेस्ट सीरीज वगैरह सब हमने लॉन्च कर रखी है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग बेसिकली आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा सकते हो। आज के दिन कुछ खास हुआ था, देखिए यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है लेकिन मजेदार न्यूज़ है, मैंने सोचा चलो इसको ऐड कर ही देते हैं। राजा हरिश्चंद्र एक मूवी है, गांधी जी ने भी देखा था इस मूवी को और उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र एक हमारे बहुत बड़े महान, एक कुछ लोग इसको फिक्शन कहते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री कहते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, हमेशा सच बोलते थे और राइचियस मैन थे बहुत ज़्यादा। तो इनके ऊपर पहली बार जो इंडिया में फीचर मूवी बनी थी फुल फ्लेज, वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, 1913 में बनी थी। आप सबको पता होगा इसके बारे में, गांधी जी ने भी इस मूवी को देखा था।
और साइलेंट मूवी थी ये, ठीक है। दादा साहब फाल्के, सबने पढ़ा होगा, उनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। उन्होंने ये मूवी बनाई थी, फाल्के साहब ने। काफ़ी उन्होंने पहली एक फ्रेंच मूवी देखी थी कोई, और काफ़ी इंस्पायर हुए थे। इतने इंस्पायर हुए कि वो लंदन में गए, वहाँ पे उन्होंने फिल्म को पढ़ा, उसकी टेक्निक को सीखा, फिर वो इंडिया में कैमरा लेके आए, पूरा टेक्नीशियंस को लेके आए, और इंडिया में आके उन्होंने मूवी बनाई। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक्ट्रेस को ढूंढा, अभी कौन कहाँ पे क्या एक्ट करेगा। इवन उनकी पूरी फैमिली, 7-8 बच्चे थे उनके, उनकी वाइफ, वो सब मूवी के अंदर इन्वॉल्व थे। इवन उनके बड़े बेटे थे, उन्होंने तो हरिश्चंद्र के पुत्र का रोल भी, बेटे का रोल किया है इस मूवी में। और समस्या ये थी ना कि उन दिनों, अभी बहुत रिसेंटली 1960-70s तक वीमेन के लिए सिनेमा कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। बहुत लोग आज भी हैं समाज में जो ऐसे इसको अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते हैं। तो उस समय जब ये भैया ढूंढने लगे कि जो हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी महारानी तारामती, इनका रोल कौन करेगा, तो उनको कोई फीमेल एक्ट्रेस मिली ही नहीं इंडिया में। बहुत ढूंढा, फाइनली उन्होंने कोई रेस्टोरेंट वगैरह में कोई शेफ थे जो काम करते थे, और बड़े अच्छे फीचर्स थे उनके, सुंदर थे एकदम, जैसा उनको चाहिए था बेसिकली करेक्टर उनके अपने हिसाब से। तो उन्होंने मेल एक्टर को महारानी तारामती का रोल उन्होंने दिया था। तो इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सब पढ़ सकते हो अगर आपका कभी मन है तो, समय है तो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे मैंने थोड़ा सा मजा लेने के लिए बता दिया आपको। हाँ जी, फ्रंट पेज पे क्या है आज? फ्रंट पेज पे कई सारी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो हमारे सामने यही है, नो वन कैन बी फोर्स टू गेट द वैक्सीनेटेड। भैया सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो। आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है कि हर पर्सन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर उसी पर्सन का अधिकार है, वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है भैया, ये उसका काम है। तो जो सेंटर है या जो स्टेट है, मतलब स्टेट, वो उसकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं किसी काम से मुंबई गया, तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा जाता है। अगर मैंने 2 वैक्सीन ले रखी हैं तो आपको अलाउ किया जाता है मुंबई में जाने के लिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा हर जगह होता है। मैं कोहिमा गया, वहां पे भी ऐसा हुआ, गुवाहाटी गया, वहां पे भी ऐसा हुआ। तो इससे क्या हुआ कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये डिसाइड कर रहा है कि मैं इंडिया में कहाँ मूव कर सकता हूँ, दुनिया में कहाँ मूव कर सकता हूँ, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत कोई भी आदमी मना कर सकता है वैक्सीन लेने से, सरकार उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि सेंटर ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, अगर कोई साइंटिफिक ऐसी डिस्कवरी होती है या साइंटिफिक एविडेंस ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन है उससे कम्युनिटी को बहुत ज्यादा रिस्क है, उस केस में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेंटर का एक अधिकार होता है, उसकी पॉलिसी होती है। लेकिन फिलहाल जो एविडेंस है वो क्या कहते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहते हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन है और जो वैक्सीनेटेड पर्सन है, दोनों के बीच में वायरस को ट्रांसमिट करने की जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है। वैक्सीनेटेड पर्सन भी वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है, अनवैक्सीनेटेड पर्सन भी वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। तो मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इसके ऊपर कुछ और एक्शन जरूर होगा। सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिव्यू पिटीशन डालेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत सारी चीज़ों में मैंडेटरी कर दिया गया है ना। खैर, ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। लेट्स होप कि इसमें फ्यूचर में क्या रहता है। सेकंड आर्टिकल हमारे पास आता है, इलेक्शन कमीशन सेंड्स नोटिस टू द सोरेन ओवर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एलिगेशन। तो भैया जो हमारे एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, ये अपने पद पे रहते हुए, मंत्री पद पे या रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए, ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं तो इनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये क्या नहीं है, ये थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए, वैसे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, क्योंकि काफी वेग होता है। सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं। फिर भी आपको मैं बताता चलूं, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया टू डिस्क्वालीफाई एन एमपी और एमएलए, कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 121 है एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और आर्टिकल 191 है हमारे एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। किस किस केस में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए? अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है। तो पहला तो यही है जो आज हमारे टॉपिक का मेन सेंटर पॉइंट है। फिर कहता है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो, या फिर आप पागल हो गए हो, या आपने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है, वो सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मेजरली बात करने वाले हैं। देखिए, कहता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। जैसे मान लो कोई एमपी है, राइट, और मान लो वो मिनिस्टर ऑफ माइनिंग है, मान लो आप ऐसे मान के चलते हैं।
और उसने किसी माइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक ऐसी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके अंदर वो खुद शेयर होल्डर है, यह भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के उस कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो जिसके अंदर आप खुद शेयर होल्डर हो। यह आपके डिस्क्वालिफिकेशन का एक कारण बन सकता है। ठीक है, इस तरह कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जांचने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं पहले। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं मतलब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो। पहला, वेदर द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उस केस में आप जो है कोई ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जहां पे गवर्नमेंट के पास अपॉइंट करने की अथॉरिटी होती है, आप वो उसको नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट के पास टर्मिनेट करने की अथॉरिटी भी होती है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। मतलब जैसे गवर्नर की बात है ना, जैसे गवर्नर है तो गवर्नर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी और टर्मिनेट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ऐसे पद पे रहते हुए आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको बेनिफिट होता हो, वो उसे हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। या फिर जैसे मान लो आप गवर्नर हो या कोई भी, आप मान लो कोई एमपी हो, ठीक है, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी आप किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसरशिप भी कर रहे हो, ठीक है, और उस पद की जो सैलरी आपको मिल रही है वो सरकार दे रही है, मतलब ये भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि आपको जो रिम्यूनरेशन है वो सरकार दे रही है। उस केस में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो ऑफिस एक साथ होल्ड नहीं कर सकते। What is the source of the remuneration, है ना, वो तो इसी के बारे में बात करना कि जो सैलरी का सोर्स क्या है। द पावर दैट कम्स विद द पोजीशन, है ना, इस तरह की चीजें आप बेसिकली इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप एमपी हो या एमएलए हो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको पर्सनल बेनिफिट मिलता हो थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बहुत बहुत ही एक जाना माना एग्जाम्पल लिया जाता है। अब ये जो प्रेजेंट केस था इसमें क्या था, अब वही केस होता है यहाँ पे। देखिए जो मिस्टर सोरेन थे, मिस्टर सोरेन जब वहां पे पोजीशन में थे झारखंड के अंदर, उस समय वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या किया, एक माइनिंग का ठेका दे दिया, और भैया उस माइनिंग के ये खुद मालिक थे, मतलब खुद ओनर हैं, खुद चीफ मिनिस्टर हैं, और माइनिंग भी कॉन्ट्रैक्ट भी खुद को दे दिया। तो ये तो भैया बिल्कुल ग्रोस वायलेशन हुआ ना प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ग्रोस वायलेशन हुआ आर्टिकल 102 का, ग्रोस वायलेशन हुआ आर्टिकल 191 का। तो इसमें तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनता ही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि देखो भैया जब इन्होंने माइनिंग का ठेका दिया था तो वो माइनिंग ऑपरेशनल नहीं थी, तो हम क्या करें, ठेका तो दिया ना आपने, कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ना। तो बस ये पूरा आर्गुमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत के अंदर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसको भी जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल इसमें कुछ छूटी नहीं है चीज़ ऐसी जो लक्ष्मीकांत में लगभग ना दिया हो, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। सेकंड आर्टिकल जो हमारे पास आता है दोस्तों ये है स्टेट टोल टू एक्सपेडाइट स्कीम फॉर द डिसेबल्ड। छोटा सा टॉपिक है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया के अंदर जो है हमारी 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन वो डिसेबल्ड है, ठीक है। और हमारी जो यूनियन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इसने 2016 के अंदर प्रोग्राम चलाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए हम लोग एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाएंगे जिससे उनको सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। उसे एक यूनिक आईडी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसे यूडीआईडी कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली सरकार ने इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए और सरकार ने कहा देखिए अभी हम लोग क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना। तो सरकार ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा जोरों पर था आज़ादी के दौरान, जैसे मंगल पांडे और वो सब लोग थे, है ना, वहाँ पे जल्दी से जल्दी ये सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिए जाएँ, ठीक है। बेसिकली वो इन्होंने कहा है और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं, इतना सा पढ़ सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कब ये लागू हुआ था, क्या इसका पर्पस होता है, इतना हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है जी, ये है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन। तो इंडिया एक जो है फेडरल कंट्री है, नॉन फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है। इसके समय बहुत सारी डिबेट चल रही हैं, लेकिन इंडिया का कैरेक्टर ही बड़ा यूनिक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे हमारे, उन्होंने बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर इंडिया को दिया है। उन्होंने क्या किया, पहले दुनिया के जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन थे सबको पढ़ा, सभी में से जो सबसे बढ़िया चीज़ें थी उनको उठाया, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारी पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से उसको चेंज किया
ताकि वो यहाँ पे सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद वो सारा जो मसाला है हम लोगों ने यहाँ पे डाला, तो इसलिए हमारा करेक्टर भी बड़ा यूनिक हो गया। तो कुछ करेक्टर ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो हमें जो नॉन फेडरल कंट्री बनाते हैं, कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो हमें थोड़ा बीच वाला करेक्टर बनाते हैं, उसे कहा जाता है क्वासी फेडरल, मतलब आधे फेडरल आधे नॉन फेडरल। ठीक है, तो फेडरलिज्म के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे यूएसए को एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट फेडरल कंट्री माना जाता है, क्या क्या करेक्टर होते हैं फेडरलिज्म के। एक तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, तो क्या इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? बिल्कुल है, तो ये तो करेक्टर हो गया। बाई कैमरलिज्म, क्या इंडिया में बाई कैमरलिज्म है? हाँ, कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा वो भी इसी का पार्ट होता है, तो ये भी माना जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? यस एंड नो। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो रिजिड हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो रिजिड नहीं है, तो काफी फ्लेक्सिबल है हमारा, तो ये फीचर हमारा एज सच नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, हमारा वो भी है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हाँ वो भी है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। तो कुछ करेक्टर हमारे फेडरल वाले हैं, कुछ करेक्टर हमारे फेडरल वाले नहीं हैं। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन से करेक्टर हैं जो इसे फेडरल नहीं बनाते हैं? देखिए, फेडरल वाले तो हमें पता चल गया भैया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है ना, वो सारी चीजें। जैसे हम लोग अगर बात करें राज्यसभा की बात करें, तो सेंटर और स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया गया है, जबकि फेडरलिज्म के अंदर दोनों को इक्वल पावर दिया जाता है। अगर आप राज्यसभा की बातें करें तो जो बड़े स्टेट होते हैं, जो लार्ज स्टेट होते हैं, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, बड़े स्टेट होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। लेकिन यूएसए में नहीं है, ऐसा नहीं है। यूएसए में चाहे बड़ा स्टेट हो चाहे छोटा स्टेट हो, सभी के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के अंदर वहां से, जैसे जिसे हम लोग राज्यसभा बेसिकली हमारे यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है भैया, वो स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, नया स्टेट बना सकती है, दो स्टेट को मर्ज कर सकती है, और वो भी स्टेट की बिना परमिशन के। तो इसका मतलब जो हमारे कंट्री में स्टेट्स होते हैं वो डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। इमरजेंसी पावर के दौरान पूरी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। कंकरेंट जो लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर भी जो मेन डोमिनेंस होता है वो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमें नॉन फेडरल बनाते हैं, मतलब यहाँ पे यूनिट जो यूनियन है वो ज्यादा डोमिनेट करती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कहा है इस आर्टिकल के अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया है कि ऐसे क्या कारण है कि इंडिया में हम लोगों ने फेडरलिज्म तो बनाया लेकिन उसमें सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना दिया। क्या कारण थे उस समय, क्या ऐसी रियलिटी थी उस समय समाज की कि हम लोगों ने ऐसा किया? देखिए, इन्होंने कई चीजें इसके अंदर 4 कारण बताए हैं जो कि बहुत अच्छे कारण इन्होंने दिए हुए हैं, और आप भी अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हो। पूछ सकते हैं आपसे ना, व्हाई इंडिया अडोप्टेड द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फेडरलिज्म, ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, वो है ना। डिस्कस द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई इंडिया डिड नॉट अडोप्ट the strict form of the federalism, that kind of question they can ask in your exam. So in this article they have actually mentioned the 4 arguments for that favor. पहला आर्गुमेंट ये दिया गया है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कमिटमेंट कॉन्करेंट कंसर्न्स। देखिए यार, उस समय इंडिया का अलग पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, है ना, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जो नेशन होल्ड वाली फीलिंग है वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना। उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे सेंटर को, ताकि उसको जोड़ के रखे, इसलिए सेंटर को ज्यादा पावर यहाँ पे दिया गया था। नेशनल सिविक आइडेंटिटी की मैंने वही बात किया कि अगर आप स्टेट को सेंटर को अलग अलग कर दोगे तो हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, तो हो सकता था अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग फीलिंग आने लगती, और एज अ इंडिया एक कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग अडेप्ट ही ना कर पाते। तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चुना। वेलफेयर स्टेट के लिए हम लोगों ने सेंटर को चुना, क्योंकि जब हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है दैट इंडिया इज ट्राइंग टू थ्राइव टुवर्ड्स द सोशलिस्ट स्टेट, इसका लोग हमें मतलब वेलफेयर भी देना है, और वेलफेयर कौन प्रोवाइड कराएगा? सेंटर प्रोवाइड करा सकता है, बिकॉज उस समय पे स्टेट की इतनी कैपेसिटी तो थी ही नहीं, कमजोर थे ना बहुत सारे स्टेट्स। तो वो बातें हो गई। इंटर रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे आप बांग्लादेश, जैसे आप महाराष्ट्र की बात करो तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल बहुत डेवलप था, आप वेस्ट बंगाल की बात करो तो वहाँ पे जूट टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अगर इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, अगर हम लोग स्टेट को पूरी तरह से फ्री छोड़ देते तो इंडिया के अंदर स्टेट्स में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाती, इनकम इनइक्वालिटी अभी भी है, लेकिन उसके बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। तो ये सारी चीजों के लिए इंडिया ने फेडरलिज्म तो अपनाया, लेकिन सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग बनाया, लाइक कनाडा।
तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब फेडरलिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो आर्गुमेंट भी इस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एसआर बोमाई केस में और 1994 का ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, फेडरलिज्म हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फेडरलिज्म यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, वो वाला नहीं है जो यूएसए के अंदर है। स्टेट के पास पावर्स तो हैं, लेकिन सेंटर के पास, यूनियन के पास ज्यादा पावर्स हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसके अलावा 2006 में फिर से केस हुआ जिसे कुलदीप नायर केस कहा जाता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट सेंटर अपहोल्ड्स द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो ये दो आर्टिकल आप डेफिनेटली आपको याद कर सकते हो, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको मेंशन कर सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर यही था। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, 2 घंटा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जितना आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है हम वहीं पे तक अपने आपको लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों, दैट टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज डिबेट। थोड़ा इसको हम लोग यहीं से न्यूज़पेपर से करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज डिबेट में देखो ऐसा ना, ये बहुत पुराना डिबेट है इंडिया में, हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, है ना, कौन सी कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी में। देखिए इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ना, 10,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे लैंग्वेज, छोटी छोटी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो आपस में कनेक्ट कर सकती है, तो वो आती है हमारे पास अभी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। तो क्या हम लोग इसको हिंदी नहीं कर सकते? क्या हम इसको कोई और लैंग्वेज नहीं कर सकते? क्या सभी स्टेट को अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए? क्या पूरी कंट्री को एक ही लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए? ये डिबेट कोई नया नहीं है, ये डिबेट बहुत पुराना है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिबेट किया गया। कुछ लोगों का कहना था कि आप हिंदी को जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाइए। इवन गांधी जी भी उस चीज़ को सपोर्ट करते थे, सरदार पटेल भी उस चीज़ को सपोर्ट करते थे। कुछ लोग कहते थे नहीं, ऐसा उसमें कोई खास बात नहीं है, हिंदी जस्ट अ लैंग्वेज। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप संस्कृत को बनाइए ना, छोड़िए बाकी सबको, संस्कृत को बनाइए। कुछ लोगों ने कहा आप हिंदुस्तानी को बनाइए, हिंदुस्तानी बेसिकली जिसमें उर्दू हिंदी वो सब मिक्स रहता है। कुछ लोगों ने कहा आप देवनागरी स्क्रिप्ट को मेन स्क्रिप्ट लगाइए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप रोमन स्क्रिप्ट को कीजिए। रोमन स्क्रिप्ट समझ रहे हो ना, जैसे मैं लिखूंगा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं ना बेसिकली, रहे हो, ये लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट रोमन है। तो कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। शायद सुभाष चंद्र बोस जी भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे वैसे तो। कुछ लोगों ने कहा आप अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ कीजिए, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ये अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। हिंदी वाले न्यूमरल्स ऐसे नहीं होते हैं, हिंदी में जैसे इस तरह के न्यूमरल्स रहते हैं, है ना। कुछ ने कहा आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये डिबेट बहुत 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 पुराना है, लेकिन अल्टीमेटली अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है, आर्टिकल 343 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन स्टेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। और अलग अलग स्टेट जो है वो फ्री हैं, वो जो चाहें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर 22 लैंग्वेज दी गई है। पहले 14 लैंग्वेज थी, 8 हम लोगों ने बाद में ऐड कर दिया। वो सब हमारी जो है क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की? कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे खूब सारी हैं। उसके अलावा हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अलग से प्रोविजन डाला। ठीक है, और ये कहा गया कि भैया आर्टिकल 344 क्या कहता है, विच प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब जो है कमीशन बनाएंगे, उस कमीशन के अंदर जो है बहुत सारे मेंबर रहने वाले हैं, एक्सपर्ट लोग रहने वाले हैं। वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है लैंग्वेज का और कैसे हम लोग हिंदी को अडोप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी की प्रमोशन के लिए बेसिकली आर्टिकल 351 भी है हमारे पास, जो कहता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, लेकिन किसी के ऊपर फोर्स ना करे। अगर कोई स्टेट चाहता है कि वो हिंदी को अडोप्ट करना चाहता है तो भैया आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती उसके ऊपर थोप नहीं सकती है। तो 15 साल का समय दिया गया था। 15 साल तक क्या होना था, आज़ादी से लेकर 15 साल तक हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जाना था। 15 साल के बाद 1965 में ये डिसाइड किया जाएगा कि हिंदी को कंटिन्यू रखें कि ना रखें, ऐसा डिसीजन उस समय लिया गया था। अब 15 साल तो निकल गए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1965 के जब जैसे जैसे नज़दीक आने लगा तो सदर्न स्टेट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा उनको वो नाराज़ होने लगे। नाराज़ इन द सेंस कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि वो लोग हिंदी जानते नहीं हैं, राइट। लेकिन 65 में ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आप हिंदी कर लीजिएगा। तो उस समय जो है यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म होने लगा।
तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये अश्योरेंस तो दिया कि हम लोग हिंदी को, इंग्लिश को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो हिंदी की फेवर में थे। तो मामला गर्म हो गया। गर्म वो इस तरह से हुआ कि 65 तक आते आते तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि उनको पता था कि 65 में इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और हमारे ऊपर हिंदी थोप दिया जाएगा। तो जब इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, लगभग 60 के लगभग लोग मारे गए, सड़कों पे लोग आए, आग वो बहुत कुछ हुआ उस समय में, प्रोटेस्ट हुए सड़कों वगैरह पे। फाइनली सरकार ने ये कहा कि भैया हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज तक इंग्लिश जो है यहाँ पे कंटिन्यू है। फिर ये लैंग्वेज का डिबेट जो है वो कंटिन्यू चलता रहा, उसके बाद ये ठंडा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हम लोगों ने 1960s में हमारा जो सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लोग लेके आए। अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो हम लोग क्या करेंगे अपने स्कूल के अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और कोई एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, मान लो गुजराती, कन्नड़ा, कन्नड़ या फिर तमिल, उसे कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लेकिन कोई भी हिंदी स्टेट इसको लगभग इंप्लीमेंट नहीं करता है। हाँ, ऑप्शनल है, आप ऑप्शन है आपके पास, आप तमिल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। यही फॉर्मूला नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के ऊपर भी डाला गया। उनको कहा गया कि भैया आप अपने स्कूल में इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे हो पहले से, उसके साथ साथ आप हिंदी भी पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आप जो है कोई और अपना रीजनल लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हो। ना तो वहां पे अप्लाई किया जाता, ना यहाँ पे अप्लाई किया जाता। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो वैसे ही यहाँ पे फ्लॉप हो गया। फिर एक मामला जो है 1970s में आता है, जिसके तहत ये कहा गया कि हम लोग हिंदी को ही मेन लैंग्वेज बनाएंगे, और तो उसमें जो यूपीएससी का एग्जाम है वो तो इंग्लिश में कंडक्ट होता था। पहले यूपीएससी का लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होता था, लेकिन बाद में 1979 में सरकार ने कहा कि हम इसको हिंदी में कंडक्ट करेंगे, फिर से प्रोटेस्ट हो गए। तो 1979 के बाद से यूपीएससी का एग्जाम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कंडक्ट होने लगा। रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है, हिंदी में और इंग्लिश में होता है। तो ये डिबेट बहुत पुरानी है, ठीक है। आप इस डिबेट के बारे में क्या सोचते हो, आप अपना डेफिनेटली पर्सनल व्यू बता सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है, गांधी वर्सेस एनी बेसेंट, दोनों के अलग अलग व्यू थे लैंग्वेजेस को लेके। एनी बेसेंट का कहना था कि जितने रीजनल लैंग्वेज हैं उनकी अपनी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए और इंग्लिश को कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए। गांधी जी का कहना ये नहीं था, उनका कहना था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में हिंदी को ही समझते हैं, बोलते हैं, तो पूरे देश में एक लैंग्वेज। बेसिकली गांधी जी कहते थे कि इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, विदेश से आई है, तो इसलिए हम लोग, ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग अडेप्ट नहीं कर सकते। गांधी जी का ये भी मानना था कि जो लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो उनका दिमाग भी इंग्लिश लोगों जैसा ही हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश को मैकॉले के द्वारा इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ही यही था कि जो इंडिया के लोग हैं इनको इंग्लिश सिखाइए, इनका दिमाग जो है वो अंग्रेजों के जैसा हो जाएगा और इनका जो शक्ल है वो इंडिया के जैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वैसा माहौल था। हालांकि अभी हमें पता है कि सब चीज़ें ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। आप इंग्लिश अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद भी आप बहुत बढ़िया से आप ट्रू इंडियन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंच जानते हो, जर्मन जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज किस लिए बनाई गई है? टू एक्सप्रेस योर व्यूज, है ना, आप बातचीत कर सको। लैंग्वेज का सिर्फ ये पर्पज होता है जनरल तौर पे। बाद में लैंग्वेज कल्चर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, नो डाउट। दोस्तों अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है वो आता है डेथ रो को लेके। कई समय से इसके बारे में डिबेट चल रही है, परसों भी इसके बारे में एडिटोरियल आया था, कल भी आया था, आज भी आया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, रजौना, ठीक है, बलवंत सिंह रजौना, ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है, ये न्यूज़ में है। इसकी वजह से पूरा मामला गर्मा गया है। क्यों न्यूज़ में है? ये जो बलवंत सिंह जी हैं, बलवंत सिंह ने क्या किया था 1995 में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर बेअंत सिंह, उनको असैसिनेट किया था चंडीगढ़ के अंदर, उनको गोली मारी थी, ठीक है। तो उसके बाद जब इनके ऊपर केस चला, केस चलने के बाद इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। पहले फांसी की सज़ा जो है वो सेशन कोर्ट ने सुनाई, बाद में फांसी की सज़ा को जो है चंडीगढ़ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया, और फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो पहली बात है, इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए मैं ये हर चीज़ यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना सकता, बस आपको वैसे बता देता हूँ मैं। बाद में खेल ऐसा हुआ, जब इनको फांसी की सज़ा दी जानी थी तो उस समय कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने बलवंत सिंह के बिहाफ पे मर्सी पिटीशन डाला
ठीक है, मर्सी पिटीशन कहाँ पे डाला? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर डाला। लेकिन अभी तक उस मर्सी पिटीशन के ऊपर कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा चुका है, तो इसीलिए जो मर्सी पिटीशन है वो ज़्यादा न्यूज़ में है। बलवंत सिंह की जो के फेवर में या बलवंत सिंह के बिहार पे जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि भैया देखिए आर्टिकल 21 क्या किसके बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब ना तो आप इनको सजा दे रहे हो और ना ही आप इनको जो है माफ़ कर रहे हो, तो कुछ तो करिए ना। जो इतने समय से 27 साल से जो आदमी जेल के अंदर पड़ा हुआ है, राइट, आप उसको इतने लंबे समय के लिए नहीं रख सकते क्योंकि उसका मेंटल टॉर्चर हो रहा है। वो एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है, उनको आइसोलेट रखा जा रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। क्योंकि जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और सेशन हाई कोर्ट ने जब फांसी की सजा सुनाई तो उन्होंने दो चीज़ों को यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों को प्रेफरेंस दिया। पहली चीज़ ये थी कि हाँ उन्होंने मर्डर किया है, ऑफ कोर्स किया। दूसरी चीज़ ये थी कि बलवंत सिंह ने कभी भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं कहा कि उन्होंने पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया है उसके लिए उनको किसी तरह का कोई भी पछतावा है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे कोई रिमोर्स नहीं है। इस बेसिस पे उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये मर्सी पिटीशन जो अभी न्यूज़ में है, क्या होता है मर्सी पिटीशन, क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन? देखिए क्यूरेटिव पिटीशन शायद आपने नहीं सुना होगा, एक होता है मर्सी पिटीशन। तो पूरे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि पहले उस किसी भी आदमी का जो है डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और डेथ सेंटेंस पहली बात आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही सुनाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस सुनाया इसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर एक और पिटीशन फाइल की जा सकती है जिसे कहा जाता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव मतलब करेक्टिव एक्शन। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने में गलती हो गई हो, ऐसा हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट उस अपनी खुद की सुनाए हुए डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, उसे कहा जाता है क्यूरेटिव पिटीशन। लेकिन एक बार अगर क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसके बाद उस आदमी के पास क्या ऑप्शन रहता है? उसके बाद वो जा सकते हैं कहाँ? प्रेसिडेंट के पास, है ना। प्रेसिडेंट के पास वो जब जाते हैं तो वो मर्सी पिटीशन बोलते हैं उसको। मर्सी का मतलब दया करना, दया याचिका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो कि मालिक मेरे ऊपर दया कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में खास बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मर्सी पिटीशन होती है ना, वो किसी भी क्रिमिनल मतलब जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है उसका राइट नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। ये सिर्फ उसको ग्रेस है। जैसे में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ना एग्जाम में, मान लो आपको 35 नंबर में आपका पासिंग मार्क्स हैं, आपको 33 आते हैं, तो आपको 2 नंबर ग्रेस मार्क दिया जा सकता है, ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है, आपको दिया जाएगा। तो ये जो मर्सी पिटीशन होती है ये अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रेस होती है कि भैया आप एक बार थोड़ा कंसिडर कर लीजिए। और जो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन जाती है ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है, नहीं, वो एक अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई वो एक अलग मामला होता है, ठीक है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात भी कही है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रेसिडेंट का और गवर्नर का अपना डिसीजन नहीं होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का डिसीजन होता है। तो जो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाती है बेसिकली वो कहाँ जाती है? प्रेसिडेंट उसको कहाँ भेजते हैं? होम मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं। होम मिनिस्ट्री उसके ऊपर डिस्कशन करती है, चर्चा करती है और उसके जो लार्जर इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर जो है गौर करती है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट को बोलती है कि सर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो या फिर सर इसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। वो जो है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन कैसे काम करती है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे क्या रोल होता है, गवर्नर का रोल यहाँ पे क्या होता है वो आप सबको पता है कि गवर्नर जो है वो उसके पास पार्डनिंग पावर नहीं होती है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। बाकी सारे केस में वो पार्डनिंग पावर भी कर सकता है अगर वो क्राइम स्टेट जुडिशरी स्टेट बाउंड्री के अंदर या जो है स्टेट स्टैट्यूट के अंदर उसको आता है ना। तो ये जो है सारी की सारी आपको थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे जा भी नहीं सकते, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो आर्टिकल 145 और आर्टिकल 37 के अंदर की जाती है। क्योंकि आर्टिकल 145 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। और यही क्यूरेटिव पिटीशन का मेन बेसिक्स पॉइंट है कि आपने किसी को फांसी की सजा सुनाई, आप उसको खुद रिवर्स कर सकते हो क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हो सकती है। और भैया किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
ठीक है जी। आगे जो एक और आर्टिकल हमारे पास आता है, इट टॉक्स अबाउट द NSCN आइजक मुआ। ये NSCN क्या है, जो हमारा जो नागालैंड सोशलिस्ट जो नेशनल मूवमेंट है, बेसिकली जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ का ये जो है ग्रुप है। इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिकली अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, स्पेशली नागालैंड के अंदर, कई सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जैसे NSCN IM, ठीक है, NSCN NK, NSCN के मतलब खापलांग, ये इनके लीडर्स के नाम है, आइजक मीवा, खापलांग, क्योनाग कितोवी, ठीक है, NSCN R लेड बाय द वाई यंग। ये कोई आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने कहा कि जितने भी क्राइम्स वहाँ पे हुए हैं उसमें से 44% जो हैं वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं जिसका नाम है NSCN IM। IM मतलब इजक मीवा, ये इसके लीडर का नाम है, ठीक है। तो जो ये नागा नेशनल काउंसिल थी NNC से 1947 में बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? एक उस समय बहुत बड़े एक लीडर हुआ करते थे जिसका नाम था फिजो। तो मिस्टर फिजो के द्वारा बनाया गया था, AZ फिजो इनका नाम हुआ करता था आज़ादी के समय में। ये देखिए पुराना टॉपिक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज़ादी जब मिला तो नागालैंड ने कहा कि हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, हम लोग अलग कंट्री बनेंगे। उन्होंने इवन ब्रिटेन को भी इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया तो उन्होंने वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला दिया, और इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था मिस्टर AZ फिजो के द्वारा। बाद में जो है लंदन चले गए और वहीं से इन्होंने पूरी कार्रवाई को देखा। बाद में ये जो मूवमेंट थी जो फिजो ने चलाई थी, ये अलग अलग फैक्शंस के अंदर डिवाइड हो गई, है ना, क्योंकि सबके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है, सबके ओपिनियन अलग हो जाते हैं। तो दो बड़े ग्रुप में ये बंट गया। पहले को कहा गया NSCN खापलांग, दूसरे को कहा गया NSCN इजक मीवा। तो ये जो इजक मीवा है वो आज तक ये वहाँ पे एक्टिव है बेसिकली, और ये थोड़ा सा वायलेंट ग्रुप भी है लेकिन जो खापलांग वाला ग्रुप है ये कंट्री के साथ, इंडिया की सरकार के साथ जो है वो सीज फायर के अंदर है, तो ये ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी वगैरह करते नहीं हैं। और टाइम टू टाइम हम लोगों ने उनके साथ पीस अग्रीमेंट भी किया है, जैसे 1975 में शिलोंग अकॉर्ड हुआ। एक्चुअली शिलोंग अकॉर्ड के बाद ही ये अलग अलग हुए थे, क्योंकि शिलोंग अकॉर्ड के ऊपर जो है आइजक मीवा वाले ग्रुप की सहमति नहीं बनी थी। सीज फायर अग्रीमेंट 1997 में हुआ। उसके बाद 2015 के अंदर जब नई सरकार आई तो उन्होंने भी उनके साथ एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट किया। फिलहाल वहाँ पे पोजीशन काफ़ी पीसफुल है कंपैरेटिवली, लेकिन अभी जो है वहाँ पे नागालैंड के अंदर 13 सिविलियंस की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तब अपसपा का वहाँ पे जहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा उठा था, तो उस समय से ग्रुप तो थोड़े से दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें हैं। हालांकि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता रहता हूँ कोहिमा में। वहाँ पे ग्राउंड में जाके देखते हैं तो ग्राउंड पे ऐसा कोई वायलेंट नहीं होता है, कुछ जगह पे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे मैं गया हूँ कोहिमा या दीमापुर, इधर जो है वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जो है आज का पूरा आर्टिकल का जो हिसाब किताब है, और मेरे ख्याल से अभी सभी आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे। तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी है, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, ये वाला पढ़ सकते हो, ये थोड़ा पढ़ सकते हो। देखिए अगर आपको इकोनॉमी की चीज़ें समझ में आती हैं तभी आप इकोनॉमिक आर्टिकल को पढ़ा करो। आप बिल्कुल अगर फ्रेशर हो और आप इकोनॉमिक आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर दे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से आप डिस्करेज अलग से हो जाओगे। तो एक बार जब आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आप इकोनॉमिक आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया करो, ठीक है, ऐसे फालतू में मत करना। तो जब पहले GST समझ में आना चाहिए क्या होता है, तभी तो GST के बारे में पढ़ पाओगे। ये भी थोड़ा पढ़ सकते हो, हालांकि कोई खास नहीं है। इंडिया अमेरिका के रिलेशन के बारे में बात इन्होंने किया हुआ है, पहले बहुत बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हो। पोलिगमी के बारे में बात कर रहा है कि जो मुस्लिम मेल होते हैं वो एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर जो है उसको दूसरी पहली जो पत्नी होती है उनकी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो अप्रूव करती हैं तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसके केस में जो है थोड़ा सा एक केस फाइल किया गया था हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने जो है सेंटर का रिस्पॉन्स यहाँ पे मांगा है। अभी शुरुआत हुई है इस टॉपिक की, लेट्स होप इसमें आगे क्या रहता है डिटेल में, कभी इसके बारे में हम लोग ज़रूर जाएंगे जब ये टॉपिक थोड़ा सा और ज़्यादा सामने हमारे आएगा। तो दोस्तों यही था आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के लिए, और अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ फाउंडेशन कोर्स वगैरह का। अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।